नमस्कार दोस्तों, ऑन डिमांड दिल्ली सल्तनत हाजिर है आपकी सेवा में। ध्यान से पढ़िएगा। अगेन पीडीएफ चाहिए होगा तो इसको जो है वो इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आराम से तैयारी करिए और जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको शिद्दत से करिए, विजय आपकी ही होगी। बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत जो शुरू होती है वो एक वंश से शुरू होती है जिसका नाम है गुलाम वंश। सर ये गुलाम वंश क्या हो गया? सल्तनत है और आप गुलामों की बात कर रहे हो, तो सही भी है गलत भी है। और गुलाम वंश को समझने से पहले आपको एक शख्सियत को समझना बहुत ज़रूरी है, और जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। और मोहम्मद गौरी से भी ज़्यादा आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और जो एक प्रथा है वो है गुलाम प्रथा। तो सर ये गुलाम प्रथा क्या है? अभी आई ना बात ठिकाने पे। तो गुलाम प्रथा जो है, जब इस्लाम पैदा हुआ या उससे पहले की बात करें मिडिल ईस्ट की, तो इस क्षेत्र में क्या होता था कि गरीबी है या लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो एक जो गुलामों को बेचने की प्रथा थी। मतलब आपके पास कोई आर्थिक तबसे से कमज़ोर आदमी है, आप उसको बेच देते हो और उसकी एवज में आपको पैसा मिल जाता है। और जो वो आदमी जिसको आप बेच रहे हो, वो जिसको आपने बेचा है वो उम्र भर उसका गुलाम बन के रहता है, और वो मतलब जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है वो उसकी ही सेवा करता रहेगा बिना किसी तनख्वाह से। ठीक है, तो ये तो थी गुलाम प्रथा। और गुलाम प्रथा के अंडर ही क्या होता है कि एक शासक हुआ है या एक इन्वेडर हुआ है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद गौरी। ये जो आपको दद्दू दिख रहे हैं ना यहाँ पे, मोहम्मद गौरी, अगर आप मेरा ये स्क्रीन देख रहे हो तो मोहम्मद गौरी एक आक्रांता था और जिसके पास 3 गुलाम हैं, जिसके पास 3 गुलाम थे। और जिन तीनों गुलामों में से के नाम ऐसे थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो बाद में चल के गुलाम वंश की स्थापना करता है। उसके बाद जो उसका दूसरा गुलाम है उसका नाम है कुबाजा। ये सरनेम है, आपको पूरे नेम क्या है वो आपको बता दिए जाएंगे। और जो इसका तीसरा नाम है, तीसरा जो इसका गुलाम था वो था यिल्दोज। तो ये इसके तीनों गुलाम हैं, और जो तीनों गुलाम जो हैं ये इसके बहुत ही ताकतवर हैं। इनको इसने खरीदा था, बाद में युद्ध शक्ति में इतने निपुण हो गए, इतने बड़े योद्धा बने कि ये एक जो एरिया है क्षेत्र के सुल्तान बन जाते हैं। सबसे प्रिय गुलाम था जो मोहम्मद गौरी का, वो था इल्तुतमिश। तो जो भारत का एरिया था, जो नॉर्दर्न साइड, जो उत्तर भारत का एरिया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को देख के जो मोहम्मद गौरी है वो गजनी में चला जाता है। बाद में लगभग 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है, और 1206 के करीब ही जो ये आपको भोली सी शक्ल वाला कुतुबुद्दीन ऐबक दिख रहा है, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। चलिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को तो हम पढ़ेंगे ही दोस्तों, पर उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस्लामिक इन्वेशन के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम मोहम्मद गौरी हम नहीं पढ़ पाए थे, और उसके बाद तो फिर हम दिल्ली सल्तनत में हम लोग आ ही गए हैं। अगेन शिद्दत से पढ़िए। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो यही जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आपको व्हाट्सएप नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ शेयर्ड ऑलरेडी विद यू गाइस, 9459902323। हुआ तो आप वहाँ से भी मैसेज करके ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, इन केस मैं आपको दे नहीं पाता हूँ। बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। तो हमने जब देखा था, हम इस्लाम पढ़ रहे थे कि इस्लामिक इन्वेशन होता है और कैसे भी करके होता है, तो हमने 3 शख्सों की बात की थी। हालांकि 4 शख्सियत के बारे में बात की थी। एक तो मोहम्मद पैगंबर साहब खुद थे, जो उनकी मृत्यु 632 में हो जाती है, और उसके बाद जो है इस्लाम का जो एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। और भारत में जो इन्वेशन जो इस्लाम को लेके आता है, वो एक लेके आता है जिसका एक 17 साल का लड़का है, मोहम्मद बिन कासिम, जो सिंध में राजा ताहिर को हराता है, और जो भारत में इस्लाम की जो है वो शुरुआत की कर दी जाती है। हालांकि उसके बाद भी इस्लाम इतनी जो तेजी से नहीं फैल पाया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है, वो एक षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। उसके बाद एक बंदा आता है महमूद गजनबी। ये भी आता है लगभग 1000 में आता है। 1000 में आके ये आक्रांता जो है ये लूटपाट करता है भारत में। और इसके बाद इसने मतलब इसका मकसद लूटपाट करना था, और ये लगभग अक्टूबर नवंबर में भारत आता है, और उसके बाद ये अप्रैल जून में वापस चला जाता है। तो इसने जो है काफ़ी लूटपाट करी। अगर आपने हिमाचल पढ़ा है या सोमनाथ मंदिर के बारे में पता है, तो जो शख्स इन सभी
कुकृत्यों के पीछे है वो है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी की जो मृत्यु हो जाती है लगभग 1030 के करीब इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। इसकी गेम बजा देते हैं कुछ जाट लोग। और उसके बाद क्या होता है कि इसी इलाके में लगभग 1149 के करीब क्या होता है कि एक शख्स का जन्म होता है और जिसका जो बाद में चल के मशहूर होता है मोहम्मद गौरी के नाम से। तो मोहम्मद गौरी, इसको भी अलग ही सनक है। एक तो इसको भारत में सिक्का चलाना है अपना, और इसका भी जो टारगेट है वो इस्लाम का एक्सपेंशन करना ही है। तो ये है मोहम्मद गौरी। तो 1149 के करीब जो है इसका जन्म होता है। और इसका एक चाचा है, और उसके चाचे का जो नाम है वो है मोहम्मद गौरी की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका जो एक चाचा है, उसके चाचा का नाम है मोहम्मद जहांसोज करके। और जो ये मोहम्मद जहांसोज है, ये क्या करता है कि गौरी जो साम्राज्य है उसकी स्थापना करता है। यहाँ पे कहानी में आपको एक बेसिक फंडामेंटल जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो चीज़ है पूरे जो मुग़ल एम्पायर है या पूरा दिल्ली सल्तनत है वहाँ तक वही चीज़ें चलती आएंगी। मुग़ल जो, हालांकि जो रॉयल फैमिलीज रहती हैं या राजवंशों में सत्ता का संघर्ष तो चलता ही रहता है, बट मुगलों में या इस्लामिक जो इन्वेडर्स हैं या इस्लामिक जो आक्रांता रहे हैं उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। जहांसोज क्या करता है कि एक साम्राज्य की स्थापना करती है गौरी वंश की, बट इसको पता है कि मेरे जो भतीजे हैं, हो सकता है मेरे को बाद में ये कन्नी काट दे मेरी, या मेरे साथ वो ओवर डबल क्रॉस कर जाएंगे। तो उसके 2 भतीजे हैं। एक भतीजे का नाम है मोहम्मद गौरी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, और इसके दूसरे भतीजे का नाम है गयासुद्दीन। तो ये क्या करता है, जहांसोज जो इसका चाचा है, पहले जो अपने 2 भतीजों की गेम बजाता है और इनको डाल देता है जेल में। बोले सेवा पानी पूरी वट रहना जेल में। बोले चाचू ये क्या बात हुई, बचपन में पाला है। बोले पाला था बट अब तुम बड़े हो गए हो। इसका एक बेटा है जिसका नाम है सैफुद्दीन बोलता है डैडी क्या कर रहे हो यार, भाइयों के साथ मैं रोज खेलता था और आप इनको जेल में डाल रहे हो। बट बोले छोटे तेरे को समझ नहीं आएगा। बट सैफुद्दीन को ये बात पसंद नहीं आती है। और जो जहांसोज है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो सैफुद्दीन जो है वो सबसे पहला काम क्या करता है, मोहम्मद गौरी और गयासुद्दीन को छुड़ाता है, जो कि उसके चचेरे भाई थे। भाइयों का धर्म इसने भी निभाया है। इन्होंने भी सैफुद्दीन के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं किया है। जब सैफुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो जो गौरी का भाई है गयासुद्दीन, वो गद्दी पे बैठता है। बट गद्दी पे भी वो कुछ क्या बोल सकते हैं कि ठीक से उसका शासनकाल शायद नहीं चला पाता है। तो लगभग 1173 के करीब क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी है वो गद्दी पे बैठ जाता है। और ये गौरी जो वंश एक गजनी साम्राज्य के अंडर आता है उसका सुल्तान बन जाता है। मोहम्मद गौरी बहुत चालाक किस्म का एक निपुण योद्धा है। और इसने अपने जो दरबार में बहुत सारे तुर्क रखे हुए हैं और तुर्कों को इसने इतना विश्वास में ले लिया है और उसको योद्धा बना दिया है। तो जो कि तुर्क सेना है या तुर्क सेनापति है या तुर्क लोग हैं, वो इसके पूर्णतः विश्वास पात्र हैं और वो योद्धा भी हैं। और यही जो तुर्क हैं मोहम्मद गजनी को अफगानिस्तान के जो नज़दीक का एरिया है उसको जीतने की वो मदद करते हैं। अब यहाँ पे देते हैं थोड़ा सा विराम। तो गजनी क्षेत्र में जो मोहम्मद गौरी है, अगर आप मेरा कर्सर अगर आप देख रहे हो, गौरी तो आपको दिख ही रहा है, ये गौरी है। तो गौरी जो है वो गजनी पे अफगानिस्तान साइड में ये। अब इसको करना है एक्सपेंड, ठीक है। अब एक्सपेंड कहाँ करेगा, या तो पूर्व की ओर ऑप्शंस है इसको, और यहाँ इसके जो पश्चिम की ओर ऑप्शंस है। पश्चिम की ओर जो आपका ये आ जाता है इराक है या सऊदी अरेबिया है, इस साइड को भी बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम पहले आ गया है, क्योंकि इस्लाम तो मक्का में पैदा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मुस्लिम साम्राज्यों ने शुरुआत करनी स्टार्ट हो गई है। और वहीं पे एक साम्राज्य गजनी साम्राज्य के समानांतर एक बड़ा एम्पायर खड़ा होता है जिसका नाम था ख्वारिज्म करके, या क्वारिज्म करके भी एक साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। और यहाँ पे जो है वो गौरी साम्राज्य या गजनी साम्राज्य है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। तो अब इनके पास प्रॉब्लम है कि ये वेस्ट को तो जा नहीं सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, गौरी को एक्सपेंड भी करना है तो वो रुक करता है किसकी ओर, भारत की ओर। और ये आके मुल्तान पे हमला करता है, मुल्तान जो अभी पाकिस्तान में है, और वहाँ पे ये जीत जाता है, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट जो मेन
इन्वेशन ऑफ गौरी टुवर्ड्स टू इंडिया, इंडिया की तरफ वो आ गया है गौरी, मुल्तान में आ गया है, आराम से ये जीत गया, और ये तो मतलब हवा में हो गया भाई कि मैं तो भगवान है, सभी को हरा सकता हूँ, राइट। तो फिर उसने क्या किया कि अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैप में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट दिल और दिमाग से इसको पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। यहाँ पे गजनी है, और गजनी से ये बंदा आ गया है मुल्तान में, ठीक है। सुना है इसने गजनवी के बारे में, और सुना है इसने गुजरात के बारे में, ठीक है। गुजरात के बारे में सुना है इसने, और गुजरात को भी महमूद गजनवी के हाथ लग गए हैं, और वहाँ के जो अभी शासक हैं वो भी अभी चतुर हो गए हैं। मोहम्मद गौरी को लगता है कि वो गुजरात को आराम से जी लेगा, क्योंकि संपन्न है, साथ में इसका जो कोस्टल एरिया भी लगता है, तो ये गुजरात पे कर देता है हमला, और वहाँ पे जो है मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। मोहम्मद गौरी की जो हार हो जाती है लगभग 1175 के करीब जो है ये मुल्तान पे आता है, और 1178 के करीब ये जो है वो करता है हमला गुजरात में, और 1173 में जो है ये बना है वहाँ पे। तो बनने के 2 साल के बाद ये मुल्तान में आ जाता है, और मुल्तान से ये लगभग 3 साल बाद ये गुजरात पे हमला करता है, और इसको दिया जाता है हरा। पटकनी लगी कान पे, अकल ठिकाने। अब इसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कि इस साइड अगर जो है तो इस साइड तो साम्राज्य में अभी क्वाजिम जो है वो है, तो ये क्या करता है कि अपने आप को कंसोलिडेट करता है, अपनी शक्ति बढ़ाता है, बट ये कहाँ चला जाता है, पंजाब के एरिया में जाके ये जो है अपना साम्राज्य यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करता है। मुल्तान एरिया और जो ये पंजाब का नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे जाके जो ये गौरी है अपनी शक्ति को कंसोलिडेट करता है, वहाँ पे ये अपना साम्राज्य बनाता है। तो अगर आप मेरी ये देखोगे तो लगभग यहाँ जैसे जो है ये मोहम्मद गौरी अपना अभी क्या कर रहा है, शासन बना रहा है। पंजाब है, ये लाहौर, ये मुल्तान, ये सारा जो है वो अभी इसके पास आ गया। किसके पास आ गया? गौरी के पास। अभी ये यहाँ पे अपने आप को इंक्रीज कर रहा है। लगभग 1179 से लेके 1183 तक ये क्या है अपने आप को वहाँ पे अपनी जो स्थिति है वो पक्की करता है। अभी अगली स्लाइड पे देखते हैं। बोले सर इसकी ज़रूरत क्या थी ना? ज़रूरत क्या है कि आपको जब ग्रो करना है तो आप क्या करोगे? यही करोगे ना। तो उसके बाद क्या होता है कि ये तो हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। 1175 में गजनी से ये मुल्तान आता है, और उसके बाद 1178 में ये गुजरात में हार जाता है। हारने के बाद अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बड़ा करने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि आपको क्लियरली दिख जाए, ठीक है। और यहाँ पे 3 कैरेक्टर आते हैं, और जिसने भारत का जो है एक किस्म का इतिहास है वो बदल दिया। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आप मेरे को बताएं। दिखना तो चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मेरा कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है। अभी वीडियो तो मैं स्टॉप नहीं करूँगा, बट यहाँ से बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे क्या है कि आपका चलिए थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर से मैं यहीं पे वो कर लेता हूँ। कुछ तो प्रॉब्लम है यार। आई एम नॉट दैट टेकी, बट आई थॉट कि हो जाएगा, हुआ नहीं है। बट ऐसा है कि यहाँ पे आपका अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आ गया आपका मोहम्मद गौरी। ये पंजाब में जो आपको पिंक कलर का क्षेत्र दिख रहा है, ये है पंजाब एरिया, जहाँ पे वो आके गुजरात से हारने के बाद आ गया है। यहाँ पे एक जगह है नीचे की ओर, मतलब उत्तर भारत में ही है, लेकिन थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में, कन्नौज। और कन्नौज में एक बंदा है जिसका नाम है राजा जयचंद। जयचंद ये जो है वो राजा है। और मोहम्मद गौरी के साम्राज्य के साथ एक दिल्ली की सीमा लग रही है और अजमेर की सीमा लग रही है। और जो शासक एक शक्तिशाली चौहान शासक जो है
वो क्या है, इस एरिया पे राज करता है और जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। अभी थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे आ गया है गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। यहाँ पे है आपका पृथ्वीराज चौहान। देखा है क्या पृथ्वीराज सीरियल? आजकल तो हर बच्चे को पृथ्वीराज का पता है। दैट्स गुड एंड बैड। गुड इन द सेंस की इतिहास का पता है, बैड इन द सेंस की एक सिर्फ टीवी के माध्यम से ही पढ़ा है, क्योंकि बुक्स में इतना ज़्यादा कुछ विवरण इनका है नहीं। और यहाँ पे है आपका एक जयचंद, ठीक है जी, जयचंद। थोड़ा सा गलत हो गया बट आई होप यू अंडरस्टैंड, जयचंद। अब ये इन्वेडर है। अगर तो हर्षवर्धन का टाइम होता था तो ये दोनों इकट्ठे होके इस इन्वेडर को हरा देते थे और भगा सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। जयचंद की प्रॉब्लम चल रही है पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है। ये आपस में शत्रु हैं और ये इसका ससुर भी है। कहानी जो है वो एक राजकुमारी से स्टार्ट होती है जिसका नाम है संयोगिता, और जो पुत्री है किसकी, जयचंद की। पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच में जो है वो प्रेम प्रसंग चल रहा है, और मैं तुमको भगा लाया हूँ तेरे बापू के डर से, जैसा भी करके ये उनको भगा लेते हैं, और जो जयचंद है वो शत्रु बन जाता है पृथ्वीराज चौहान का। गौरी के पास जयचंद जाता है जब गौरी का पता लगता है उसको, और पृथ्वीराज चौहान जो है एक ताकतवर, एक वो है, योद्धा है, और जो जयचंद जो है गौरी की मदद करता है कि भाई लेने ना तो कुछ भी ले ले, पर ये बंदा जो है पृथ्वीराज इसको हराना है। और गौरी को भी, वो भी तो कुछ फुटिंग्स ढूंढ रहा था, कुछ थोड़ा सा कोई वो मिले, तो गौरी क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ इनके बीच युद्ध होते हैं। 1191 में एक युद्ध होता है और 1192 में एक युद्ध होता है। और जो ये युद्ध होता है वो कहाँ पे होता है, दिल्ली के पास जगह है तराइन की जो है ये दो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो है भारत का इतिहास लगभग वहीं से जो है शुरुआत होती है, और वहीं से ये जो फ्रेज है वो स्टार्ट होता है कि जयचंदों से हमें आगाह होना बहुत जरूरी है। तो जिस जयचंद के बारे में बोला जाता है वो यही राजा जयचंद थे, जो कि कन्नौज के राजा थे। तो इनकी जो लड़ाइयाँ दो होती हैं, गौरी की पृथ्वीराज चौहान के साथ, और उसमें जो फर्स्ट लड़ाई होती है वो तराइन की फर्स्ट लड़ाई होती है, और वो होती है 1191 में, और जिसमें मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज के साथ इनकी जब लड़ाई होती है तो मोहम्मद गौरी को क्या होती है, हार का जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वीराज एक बहुत ही योद्धा किस्म का आदमी था। और जब इसको हार जाता है ये मोहम्मद गौरी, तो उसको जो है जो है पृथ्वीराज चौहान, उसको बंदी बना देते हैं, बाद में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जो हिंदू राजा थे वो एक नियमों के अकॉर्डिंगली है युद्ध किए जाते थे, और ये छल कपट और जो आक्रामता है उनकी जो शैली थी वो वो उसको अडॉप्ट नहीं करते थे, या उसको एथिकली राइट नहीं मानते थे। दिन में हम मतलब सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध नहीं किया जाता था। ये सारी बातें जो मोहम्मद गौरी को समझ आ गई थी, और लगभग 1 साल के बाद मोहम्मद गौरी फिर से तैयार हो जाता है और तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए पृथ्वीराज चौहान के साथ पंगा ले लेता है। पृथ्वीराज चौहान वीरता से लड़ते हैं, लेकिन इस बार जो है छल कपट और जो डिसेप्शन है वो यहाँ पे हो जाती है। सुबह जो इस पृथ्वीराज चौहान पे हमला किया जाता है भोर होने से पहले ही, और उनके जो है बिल्कुल अनएथिकल रूप से लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है उनको हार का सामना करना पड़ता है और इनको बंदी बना लिया जाता है। बाद में उनको गजनी में लेके जाया जाता है। एक कहानी के अनुसार उनको गजनी में मृत्यु दे दी जाती है, दूसरी कहानी के अकॉर्डिंगली जो है गौरी उनको उनको अपने अधीन कर लेता है और अजमेर का शासन करने की अनुमति दे देता है, और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी कहानी के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो पृथ्वीराज को उनका एक दोस्त है चंद्रबरदाई के साथ लेके गए अफगानिस्तान चले जाते हैं, और वहाँ पे तो सभी ने देखा है कि शब्द वेदी बाण और पृथ्वीराज शब्द वेदी बाण से जो है वो मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं, और बाद में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज की भी जो है वो मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये स्टोरियाँ हैं, कुछ अकाउंट्स में मिलता है, कुछ अकाउंट्स में नहीं मिलता है। खैर, पृथ्वीराज को बंदी बना लिया है, और उसके बाद जयचंद जो है अभी उसको लग रहा है कि अभी तो मैं तो भगवान हो गया ना, क्योंकि अभी तो पृथ्वीराज चौहान चला गया है,
तो जो है जयचंद ने है अभी क्या करना स्टार्ट कर दिया है, जयचंद ने गौरी को तंग करना स्टार्ट कर दिया है और गौरी क्या करता है कि अभी जयचंद को हरा देता है, उसके साथ युद्ध करता है और जयचंद को भी हरा देता है। कई जगह लिखा गया है कि मार देता है, कई जगह लिखा गया है कि उसको हरा के छोड़ देता है। और एक फेमस लाइन कुछ सीरियल्स में है कि जो अपने दामाद का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, ऐसा करके वो जयचंद की हत्या कर देता है या उसको हरा देता है। तो हराने के बाद जो गौरी है वो तो चला जाता है वापस कहाँ पे, गजनी में चला जाता है। और गजनी अगर आप देखोगे तो गजनी यहाँ पे है, अफगानिस्तान में यहाँ पे गजनी है। और यहाँ पे दिल्ली में वो एक अपने बंदे को छोड़ देता है और जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलता है कि मित्र, ये इसका एक गुलाम है और इसको जो है वो वहाँ की दिल्ली का साम्राज्य सौंप के ये चला जाता है। हालांकि इसको सुल्तान नहीं बनाया है, उसको मालिक की उपाधि दे देता है, बट उसको जो है करने के बाद ये बाद में 1206 के करीब जो है इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। और गौरी के बाद जो फिर दिल्ली का जो है वो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब गौरी को जब गौरी पृथ्वीराज को पकड़ के ले गया है अफगानिस्तान, तो वहाँ पे क्या है कि उसके बाद फिर जब ये जयचंद के साथ लड़ाई होती है, तो जयचंद के साथ जो मोहम्मद गौरी की बाद में लड़ाई होती है उसको जो है वो चंद्रवार का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि चंद्रवार का जो युद्ध है वो किन के मध्य में हुआ था। तो वो हुआ था जी किसके बीच में, जयचंद एंड मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ था जिसमें हार किसकी हुई थी, हार हुई थी जयचंद की वहां पे हार होती है। और फिर तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन है जो इसके लिए चाणक्य ने जो है वो एक साम्राज्य अखंड भारत की जो चाणक्य ने कामना करी थी, वो उसका कहीं ना कहीं ये कारण था कि विदेशी आक्रांताओं के साथ जब भी लड़ना है तो आपको एकजुट होकर लड़ना है। और यहाँ पे जयचंद और पृथ्वीराज की आपस की जो एक नापसंदी है उसकी वजह से जो है मोहम्मद गौरी जैसे लोगों को जो है भारत में जो है घुसने का जो अवसर मिल जाता है। योद्धाओं को युद्ध में लेके युद्ध जीतना एक योद्धाओं का एक गौरव का विषय होता है, बट उसके साथ जो कल्चरल आपका डिस्ट्रॉय हुआ है उसका कहीं ना कहीं जो ब्लेम आपको इन दोनों पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को दे सकते हैं या आप देना चाहिए। ठीक है, पृथ्वीराज को भी दे सकते हैं, जयचंद को भी दे सकते हैं। तो अगर उन लोगों ने एक अच्छे से अपना मैटर सॉल्व करा होता तो शायद ये जो नौबत है वो नहीं आती थी। चलिए बात करते हैं आगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है ये तो हमने देख ही लिया था कि हाँ, एक और क्वेश्चन आता है अगर आप देखोगे मोहम्मद गौरी के बारे में कि मोहम्मद गौरी का जो है असली नाम क्या था। तो जो मोहम्मद गौरी का जो असली नाम था वो था मुइजुद्दीन मोहम्मद जो है उसका असली नाम था, या शेबुद्दीन करके भी इसका जो है एक नाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का। आगे चलेंगे, हम देखेंगे मोहम्मद गौरी के गुलाम के बारे में और जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग देखेंगे। और वहीं से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेके 1290 तक एक वंश चलता है और जिस वंश का नाम है गुलाम वंश। ठीक है, जिसकी स्थापना 1206 में करता है कुतुबुद्दीन। और ये एंड में चलते चलते लगभग जो ये वंश है वो चलता है 84 ईयर्स के करीब। जो ये वंश चलता है 84 ईयर्स के करीब जो ये वंश चलता है और जिसकी स्थापना करता है कौन, कुतुबुद्दीन। अभी गुलाम का तो आपको मेरे को लग रहा है कि फंडा क्लियर हो गया है। अभी बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। मोहम्मद गौरी की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसकी मृत्यु कैसे होती है ये हालांकि बहुत सारे अकाउंट्स में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या जो हम एग्जामिनेशंस की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए 1206 में मोहम्मद गौरी की जो है मृत्यु हो जाती है, इतना आपके लिए काफ़ी है। और कहीं कहीं पे जो है खोखर जाति द्वारा मारा जाता है, कहीं कहीं पे बहुत सारे अकाउंट्स में लिखा गया है, बट
आई डोंट थिंक सी इतना इम्पोर्टेंट है। खोखर आप एक बार याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।